हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 अक्टूबर को दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य। अयोध्या छठ व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी अर्घ्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी। 30 अक्टूबर को कितने बजे दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य? छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। इस बार 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी अर्घ्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। आइए आपको इसका महत्व और मुहूर्त बताते हैं। डूबते सूर्य को क्यों देते हैं अर्घ्य? छठ के महापर्व में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रती महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम को किसी नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये अर्घ्य एक बांस के सूप में फल, ठेकुआ प्रसाद, ईख, नारियल आदि रखकर दिया जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन छठ व्रत संपन्न हो जाता है और व्रती महिलाएं व्रत का पारण करती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। यह अर्घ्य अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को दिया जाता है। इस दिन जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है और ये अर्घ्य उन्हीं को समर्पित है। संध्या समय अर्घ्य देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता भी आती है। संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल छठ के महापर्व में संध्या अर्घ्य रविवार 30 अक्टूबर को शाम 5:34 पर दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी सोमवार 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा। छठ पर्व का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से भी होता है, इसलिए सूर्यदेव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती हैं। छठ महापर्व है आज, जो दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी भी इसको कहते हैं। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल सप्तमी तिथि में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये संसार का शायद सबसे बड़ा और सबसे पहला ऐसा अनुष्ठान है जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसका एक ये भी है कि आप ये देखिए, जो डूब रहा है वो उदय भी होगा, इसलिए आप अंधकार में मत रहिए, आपको उजाला पुनः मिलने ही वाला है। तो एक तरह से परिवार की खुशहाली के लिए, संतान के लिए किया जाता है। संतान अच्छे से रहे, दीर्घायु हो और परिवार के सभी लोग फलें फूलें, सभी जगह खुशहाली हो, संसार में सब जगह मानवता हो, आशीर्वाद हो उनका, छठी माता का। सूर्यदेव जिस प्रकार अपनी सूर्य की रश्मियों से प्रतिदिन उजाला करते हैं, वैसे ही उजाला हम सबके जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण उनका बढ़ता रहे। देखिए, 4 दिन का महापर्व होता है। पहले दिन जो होता है वो आपका नहाए खाए होता है, जिसमें कि घर की सफाई वगैरह होती है और शाम को पूजा का सामान बनता है। और जो व्रत होता है वो निराजल व्रत रख करके शाम को पूजा करके और सूर्य को अर्घ दे करके व्रत खोला जाता है। नहीं, मैं तो देखिए, मेरा मायका जो है वो गाजीपुर पड़ता है और मेरी ससुराल जो है लखनऊ ही है। लेकिन मेरी ये 2 बेटियां हैं, मेरी इन बेटियों की मानता थी। मेरे ननिहाल में और मेरे मायके में ये पूजा होती है, तो मैंने अपनी बेटियों के लिए ये पूजा शुरू की है, जिससे कि माता रानी के आशीर्वाद से जो उनका ये महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। हम सूर्य षष्ठी के प्रति मैं बचपन से ही जो है सूर्य षष्ठी देखने जाती थी। रहती नहीं हूँ, व्रत श्रद्धा है और मैं मैडम के साथ में आती हूँ। यहाँ पर 3 साल से मैं आ रही हूँ। महत्व है निरोगता, आरोग्य रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें घर में। इसका विशेष महत्व सूर्य जी से इसी से लिए है।
मेन महत्व जो है, सूर्य देव जो है आरोग्यता के देवता कहे जाते हैं, आरोग्य प्रदान होता है उनसे, इसीलिए सूर्य देव की उपासना होती है। मेरा नाम मनोरमा मिश्रा है, मैं केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करती हूँ, केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ मैं। चौरसिया समाज स्वागत समिति अयोध्या के तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित मंगलम गेस्ट हाउस में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चौरसिया समाज की सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मानित किया गया। चौरसिया समाज स्वागत समिति के अध्यक्ष रितेश चौरसिया अंगद ने बताया कि विगत कई वर्षों से समाज के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें अयोध्या फैजाबाद में विभिन्न सरकारी कार्यालय पर कार्यरत चौरसिया समाज के लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसके साथ साथ चौरसिया समाज के युवाओं को इन्हीं का अनुकरण करने की सलाह दी जाती है। कार्यक्रम में अयोध्या और फैजाबाद के समाज के संभ्रांत लोगों और रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महामंत्री ब्रिजेश चौरसिया ने बताया कि हम समाज के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं जिससे समाज के लोग एकजुट रहें और इन्हीं को देखकर युवा पीढ़ी आगे बढ़े। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समिति के संयोजक रामसूरत चौरसिया, सह संयोजक नरेश चौरसिया, जे राजेश चौरसिया, कोषाध्यक्ष सीताराम चौरसिया, महामंत्री ब्रिजेश चौरसिया, उपाध्यक्ष लालचंद चौरसिया, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद चौरसिया, महेंद्र चौरसिया, संगठन मंत्री रवि चौरसिया, प्रचार मंत्री रामसूरत चौरसिया, संयुक्त मंत्री सत्यप्रकाश चौरसिया के साथ साथ चौरसिया समाज के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। मंच की तरफ से अधिकारी, कर्मचारी वगैरह का स्वागत, सम्मान व परिचय कार्यक्रम चल रहा है। आज कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आने वाले भविष्य में और जो बच्चे जो मुकाम पे पहुँचने वाले हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में अगर आप इस तरह शिक्षित होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो आने वाले समय में हमारे समाज का उत्थान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और हम आगे बढ़कर इस देश की, समाज की सेवा कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहित चौरसिया जी हैं, जो तारुन क्षेत्र के में डॉक्टर हैं। ये फैजाबाद जनपद का कार्यक्रम अयोध्या का है। इसमें फैजाबाद के जो रहने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं, उनको भी सम्मान किया जा रहा है। और जो यहाँ के रहने वाले हैं और वो बाहर कार्यरत कर रहे हैं सरकार की सेवा में, उन लोग को भी सम्मान यहाँ किया जा रहा है। ये लगातार तो कई वर्षों से चल रहा है, मगर अधिकारियों कर्मचारियों का ये प्रथम बार ये कार्यक्रम चल रहा है। नाम और पद? मेरा नाम रितेश चौरसिया अंगद है और मैं इस कार्यक्रम का जिला अध्यक्ष हूँ। चौरसिया विकास समिति, ये हम लोगों के 10-12 लोगों के अथक प्रयास से ये आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोगों ने विचार किया कि कम से कम अपने पूरे फैजाबाद अयोध्या में जितने भी राजकीय या राजपत्रित कर्मचारी हैं, एक बार उनका सबका सम्मेलन हो, सबसे जो है वार्ता हो, सबका परिचय हो और सबका सम्मान किया जाए। इसके लिए ही, और ये सब आप सभी चौरसिया समाज के सदस्यों की वजह से ही संभव हो सका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम मेरा जो है अच्छा जो है सफल बीते। बस इसके जितने भी जो है हमारे पिछड़े, जो कि हमारा समाज ही पिछड़ा समाज है, और मैं चाहता था कि जो है जितने भी अपने राजपत्रित कर्मचारी हैं उनका एक बार जो परिचय हो जाए, कम से कम लोगों को जानकारी हो जाए कि हाँ हमारे ये भाई बंधु हैं जिनको जो है जो यहाँ सर्विस कर रहे हैं या किसी पद पर कार्यन्वित हैं। इसलिए वैसे तो लगभग हम लोगों ने जो है पूरे फैजाबाद में देखा है तो करीब 364 जो है 364 के आसपास है, लेकिन अभी तो संख्या 100 के आसपास आई है। अब देखिए, बाकी हमने संपर्क तो सभी से किया है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार चौरसिया, महामंत्री चौरसिया। रामायण मेला आयोजन समिति श्रृंगारपुर धाम प्रयागराज के तत्वाधान में 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक एवं रामायण मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे ने बताया कि रामायण मेले का शुभारंभ प्रयागराज पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य महाराज करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अतिथि के रूप में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, श्री राम प्रसाद दास शास्त्री, जयराज दास जी, आज श्री कमल दास जी उपस्थित रहेंगे। रामायण मेले में प्रतिदिन गंगा पूजन, मानस प्रवचन एवं विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। के अंतर्गत श्री सिंगुएपुर धाम है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अनुज लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ गंगा पार किया था निषाद राज केवट ने। उसी स्थल में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत 32 वर्षों से यह राष्ट्रीय रामायण मेला हो रहा है। इस वर्ष का राष्ट्रीय रामायण मेला कार्तिक एकादशी 4 नवंबर से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 तक पूरी भव्यता एवं गरिमा के साथ संपन्न होगा। इस रामायण मेले का शुभारंभ श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज करेंगे और वहीं पर इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार माननीय मुख्तार अब्बास नकवी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस रामायण मेले में जहां पर प्रतिदिन मानस प्रवचन होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियां होंगी और 6 तारीख को रात्रि 8 बजे से कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का भी आयोजन है और दिनांक 8 नवंबर को विद्वत सम्मेलन के साथ गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री अधोक्षानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस रामायण मेले में तमाम राजनेतागण, हाईकोर्ट के जजेज, व्यापारी, पर्यटक, क्षेत्रीय संभ्रांत जनता इस राष्ट्रीय रामायण मेले में भाग लेती है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यहाँ पर लगभग 2 दर्जन विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। वहीं पर एसएसपी के निर्देश पर जल पुलिस, महिला पुलिस, पीआरडी, प्रांतीय रक्षक दल, अग्निशमन दल की पूरी तैयारी की गई है। और वहीं पर एसडीएम सुराव कंचन सिंह जी ने सूचना जनसंपर्क विभाग, गीत नाटक प्रभाग, गीत नाटक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सहित अन्य प्रदेशों के जैसे कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वहाँ के लोक संपर्क विभाग के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से लेकर देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे और दिन में प्रवचन और विद्वत गोष्ठी संपन्न होंगे। मैं बालकृष्ण पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजन समिति, सिंगुएपुर धाम, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल। उत्तर प्रदेश ने युवा व्यापार मंडल के व्यापारियों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल ने व्यापार मंडल के व्यापारियों को सम्मानित किया। एक निजी होटल में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इससे पहले व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष विवेक अरोड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष का 11 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के व्यापारियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से एक ज्ञापन भी दिया गया था। राजेश तिवारी ने बताया कि व्यापारियों की सामान की रक्षा एवं व्यापारियों के लाभ के लिए चलाई जा रही जनहित की समस्याओं के विचार के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया था। इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद होने वाली सड़कों के चौड़ीकरण आदि से व्यापारियों के प्रतिष्ठान एवं मकान टूटने से उनके सामने एक बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए सरकार को व्यापारियों के लिए समुचित मुआवजा की व्यवस्था करनी चाहिए और जिन व्यापारियों की दुकानें टूट रही है उनको सरकार नई दुकानें बनाकर उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच में हैं और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उनका हम लोग जो है पूरा व्यापार मंडल उनका स्वागत किया है फूलमाला से। और हमारी कुछ समस्याएं हैं व्यापारियों की। अयोध्या में आज जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बिजनेस हो रहा है, हमारे जो भाई जो दुकानदार हैं अयोध्या के, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन दुकान तोड़िए आप, लेकिन उस दुकान
कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को कहीं दुकान दीजिए भी तो। उनकी दुकान आप छीन लेंगे, वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार बिखर जाएगा, भुखमरी के कागार पे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारी शुक्रवार को हम लोग माननीय डीएम साहब से मिलकर, जिलाधिकारी महोदय से मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। अब मांग की है कि आप सड़क चौड़ी करिए, लेकिन सड़क जिनकी दुकानें जा रही हैं, जिनका घर जा रहा है, उनको दुकान दीजिए, उनको घर दीजिए, तब आप सड़क चौड़ी करिए, अन्यथा इस काम को रोक दीजिए आप। मैं उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। अयोध्या, स्कूल से वापस घर आ रही छात्रा की रास्ता रोक दबंग युवक ने की पिटाई। साइक रोक थप्पड़ से दबंग द्वारा छात्रा की पिटाई करते व गाली गलौज करते वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। वीडियो की पड़ताल कर अयोध्या पुलिस ने की गत दिन हुई संबंधित घटना की पुष्टि। वायरल वीडियो के कैमरे में कैद दबंग सूरज नामक युवक जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिथला गांव का है रहने वाला। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर दर्ज होगा अयोध्या के कुमारगंज थाने में मुकदमा। आज सरिता लोक सेवा संस्थान का 22वां सम्मान समारोह अयोध्या के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि काव्यम तथ्य पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर सभापति मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर दिव्या बिंदु सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णमणि चतुर्वेदी मैत्रेय ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास बचपन में संन्यास ग्रहण कर चुके थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। और रही बात उनकी जन्मभूमि की, तो इस विषय में मेरी पुस्तक बोलेगी सारे विवाद की जड़ बालकांड का दोहा नंबर 30 है, जिसमें सूख खेत सब हस्तलिखित प्रतियों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मेरे द्वारा 5 सदस्य टीम का गठन करके तुलसीदास के जन्म स्थान की खोज करूंगा। सरिता लोक सेवा संस्थान द्वारा कानपुर के डॉक्टर रामगोपाल पांडे को कीर्ति भारतीय सम्मान, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह को हिंदी भूषण शिखर सम्मान, पूर्व वनरक्षक पर्यावरणविद डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह रामायण मेला सुमेरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। का सम्मान समारोह है जो कि देश के कोने कोने में हुआ, और इस सम्मान समारोह में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई जिसमें पूरे देश के विद्वान आमंत्रित किए गए और आए भी हैं। संगोष्ठी का विषय है तुलसी जन्मभूमि कथ्य एवं तथ्य। तुलसीदास जी के जन्मभूमि पर काफ़ी विवाद है, अभी तक विद्वान एकमत नहीं हो सके हैं। इस विषय को लेकर के हम सब ने एक संगोष्ठी सरिता लोक सेवा संस्थान सुल्तानपुर की संस्था है, उसके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, डॉक्टर सभापति मिश्र जी प्रयागराज से, डॉक्टर रमा शर्मा दतिया मध्य प्रदेश से, डॉक्टर अंशुल जी इलाहाबाद से और राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे आपके अयोध्या के धरती से डॉक्टर रामानंद आमंत्रित किए गए हैं। तुलसीदास जी का जन्म का विषय बड़ा विवादित है, और सबसे बड़ा विवाद ये है कि तुलसीदास जी का विवाह हुआ था कि नहीं। इस विषय में भी मेरी पहल चल रही, मेरी खोज जारी है, शोध जारी है। सबसे बड़ा प्रमाण विनय पत्रिका है, जिसके 76वें पद में लिखा है गोस्वामी जी ने, ब्याह न बरेखी जात पात न चाहत हूँ, अर्थात तुलसीदास जी का विवाह नहीं हुआ था। हनुमान बाहुक में भी उन्होंने लिखा, बालपन सूद मन राम सन्मुख रहो। कहने का मतलब बालपन से ही उन्होंने वैराग्य ले लिया था, और जब वो सन्यास ले लिए थे तो फिर दोबारा विवाह का प्रश्न उठता ही नहीं। रत्नावली का नाम उनके साथ कल्पनातीत ढंग से जोड़ा गया है। और उनके जन्म स्थान के विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी ने भी स्पष्ट लिखा, राजापुर जमुना के तीरा। इस पर मेरा सोच जारी है। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये संगोष्ठी आप कह रहे हैं उसका तथ्य क्या है, उसका प्रमाण क्या है। क्या तुलसीदास जी गोंडा में जन्मे थे, या वो बांदा में जन्मे थे, सोरों में जन्मे थे, आजमगढ़ में जन्म लिए थे। कई स्थानों पर लोग कहते उनका मूलतः जन्म कहाँ हुआ था। इस विषय में मेरा शोध। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के ठीक दूसरे दिन अयोध्या में पत्रकार वार्ता के चंद सेकंड पहले का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीछे खड़े लोगों को हटाते हुए कहा कि आप पीछे रहिए, आपने बहुत जमीन को कब्जा किया होगा। इसके बाद पीछे खड़े लोगों ने खुलकर ठहाका भी लगाया। वीडियो में कुछ साधु संत और अयोध्या के शीर्ष जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी दिख रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी व अयोध्या महंत ने बयान को मुद्दा बनाकर मोर्चा खोल दिया है। वही महंत धर्मदास ने कहा कि बहुत सारी जमीन कब्जा इस वायरल वीडियो पर महंत धर्मदास का पलटवार सामने आया है। महंत धर्मदास के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जे वाली बात विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के लिए कही थी। मुख्यमंत्री इसके लिए उनको डांट भी चुके हैं। महंत धर्मदास का आरोप है कि यहाँ जमीन खरीद फरोख्त में व्यापारी लग गए हैं। वेद गुप्ता का पूरा परिवार सैकड़ों बीघा जमीन की खरीद बिक्री कर रहा है। विधायक को पहले भी बुलाकर मुख्यमंत्री डांट चुके हैं। सारा समाज जानता है कि कौन जमीन की खरीद बिक्री कर रहा है। जो जमीन खरीदेगा और बेचेगा उसी को तो कहेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने वायरल हुए बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और अयोध्या को लूट रहे हैं। अगर सीएम ने यह बोल दिया तो क्या अपराध किया? उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही सपा ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। अयोध्या में यह गलत काम हो रहा है। लोगों की जमीनों पर कब्जेदारी हो रही है। बताया था कि यह सब बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों का संरक्षण वे खुद दे रहे हैं। अगर सीएम का संरक्षण नहीं होता तो मीडिया में जमीन खरीद फरोख्त की बातें सुर्खियां बनी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा बीजेपी के विधायक सहित सभी नेता जमीन के कारोबार में लिप्त हैं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई भी सीएम हो वह सब जानता है कि हमारे नेता, डीएम और कप्तान क्या कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग यहाँ से क्या करके गए क्या सीएम को नहीं पता। उन्होंने कहा भगवान राम की अयोध्या केवल लूटी और छली रही है। ठगने और लूटने का अवैध कारोबार का अड्डा बीजेपी के लोगों ने बना लिया है। अयोध्या धार्मिक नगरी से अवैध कारोबार की नगरी हो गई है। उन्होंने सीएम से मांग की है कि इस अवैध कारोबार पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि धरती मां के समान है। जिसका अवैध कारोबार ना हो पाए इस बात पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अवैध कारोबार को दे रही है संरक्षण। कांग्रेस के यूपी मीडिया प्रभारी गौरव तिवारी वीर ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश और अयोध्या के मन में जो दुख है और जो लोगों की आंखों में आंसू है, वो सीएम के पीछे खड़े लोगों द्वारा लगाए जा रहे धहाके ही कारण है। उन्होंने कहा भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार बीजेपी बन गई है। यह बात सीएम के बयान से साबित होता है। सीएम को जब यह बात पता है कि कौन जमीन खरीद फरोख्त में शामिल है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा केवल अखबार में सख्त कार्रवाई की खबर छप जाने से ही जनता का दुख दर्द कम नहीं होगा। राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीनों की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने वाले लोग उनके पीछे देखे जा सकते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर अयोध्या में ये कुछ जमीन व्यापारी बहुत लग गए हुए हैं। एक वेद गुप्ता के पूरा परिवार यहाँ पर कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन खरीदा है। आज बेच रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये व्यापारी के हैं, ये उन्हीं के लिए वो जो खड़े रहे वेद गुप्ता, तो उनके लिए तो पहले से भी उनका सतर्क किया है। पहले भी एक बार इनको बुला करके डांट चुके हैं। स्वयं जा करके इन्होंने मुख्यमंत्री के भी गए, मुझे भी डांट खाया। तो ये हर समय ये जानकारी भी मुख्यमंत्री जी के हैं, पेपर में भी पहले आ चुका है, सबके नाम आ चुका है, ऋषिकेश के, इनका के और बहुत लोगों के। तो ये किसको कहे हैं, कहे हटो हटो, तो हाथवा किधर चला? पूछिए ना कि किसको कहे कि कोई के नाम लिए होते तो बाबा, तो हम लोग तो हर समय बाबा बोलते ही रहते हैं। हमको तो अपने मानते हैं कि किसको का है, कौन चीज़ है। सारा समाज तो जानता है कि के जमीन खरीदा है, कौन बेच रहा है। वेद गुप्ता के बोले प्रत्यक्ष कहे तो हम कैसे कहा जाएगा? हमारे साथ किसको कहे बतावे दीजिए कैसा है। तो हमारे का नाम मानो, हमारे के कैसे कहेंगे? जब जमीनिया जो खरीदेगा उसी को तो, जब जमीनिया जो बेचेगा उसी को तो कहेंगे। आपका क्या नाम है? श्री महंत धर्मदास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। पूरी की पूरी भाजपा जमीन खरीद बेच रही है, पूरी अयोध्या लूट रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ने सच बोल दिया एक बार तो कौन सा अपराध किया? ये तो लगातार बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो पहले आवाज उठाई थी कि अयोध्या में गलत काम हो रहा है।
लोगों की ज़मीनें खरीदी जा रही, बेची जा रही हैं, अवैध कारोबार चल रहा है। कौन कर रहा है इसको? भाजपा के नेता तो सब कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का खुद संरक्षण है। अगर मुख्यमंत्री जी का संरक्षण ना होता, जब अखबार ने छापा था बड़ा बड़ा सारी कि विधायक से लेकर और सारे नेता उसमें लिप्त हैं, जमीन के कारोबार में अवैध तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या मतलब इस बात का? तो मुख्यमंत्री जान तो सब रहे ही है। कौन भाई, कोई मुख्यमंत्री हो वो सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे डीएम, हमारे कप्तान और अधिकारी क्या कर रहे हैं। पुराने डीएम क्या करके गए अयोध्या में? पुराने जो तहसीलदार एसडीएम थे क्या करके गए? तो अयोध्या तो इस समय भगवान राम की अयोध्या खाली लूटी और छली जा रही है। ठगने का, लूटने का, कारोबार करने का अवैध अड्डा बना दिया अयोध्या को। ये धार्मिक नगरी जो थी, ये जमीन के अवैध कारोबार की नगरी हो गई है। और मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा, इस पर रोक लगाइए, यहाँ रहने वाले लोगों का सम्मान करिए। और धरती माँ है, माँ का अवैध कारोबार ना होने पाए, इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में 35 घंटे के बाद शुरू होने जा रही 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को ओके कर दिया है। कुछ ही घंटे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगेंगे और इस मेले में शामिल होंगे। धार्मिक मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा यानी 42 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने पर अगले 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक परिक्रमा आयोजन आज भी अपनी परंपरा के मुताबिक होता रहा है। बता दें, अयोध्या में शुरू होने वाले कार्तिक व परिक्रमा मेला में भी इस बार कई लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा व कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देश पर अयोध्या की सांसद, विधायक व मेयर के साथ जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, डीआईजी, एसएसपी सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आज परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर मिली कमियों को संबंधित विभागों को जमकर फटकार भी लगाई। 10 घंटों के अंदर परिक्रमा मार्ग व्यवस्था को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन का दावा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी सुविधा की इस पूरे परिक्रमा मेला को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए जनपद के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस बार का कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। दरअसल 1 नवंबर को रात 12:48 से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी, जो 24 घंटे अनवरत चलती रहेगी। इसके बाद 4 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी के मौके पर पंचकोसी परिक्रमा होगी, जो पूरे दिन चलती रहेगी। इसके बाद 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पर्व होगा। तो ही पूरे परिक्रमा मेला को विशेष जोन के तहत परिक्रमा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, हमारा लगभग सब तैयारियां हैं, लेकिन छोटी मोटी जो कमियां हैं वो आज पूरी हो रही हैं। रात तक सारा काम हो जाएगा। और तैयारी में है कि जितना हमारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की सड़क है वो सारी ठीक हो, कहीं उबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे ना हो। यात्री बड़ी संख्या में आते हैं, श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, कहीं गिरे ना कोई। और काफ़ी जगह हम रेत बिछाते हैं ताकि नंगे पाँव जो चलें उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा रास्ते में जहाँ यात्री छादन सुविधाएं हैं बैठने के लिए, शौचालय हैं और पीने के पानी की व्यवस्था। शौचालय हमारे सारे के सारे शौचालय चालू हालत में रहें, साफ़ रहें, पानी की उपलब्धता हो, पीने के पानी की उपलब्धता हो। ये सारी व्यवस्थाएं निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को, बिजली विभाग को कि वहाँ जो हमारे पोल हैं और जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, कोई इसी तरह का कहीं लूज़ वायर ना हो, सारे जगह सेफ रहें श्रद्धालु। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे यात्रा के दौरान। ये सारे निर्देश दिए गए हैं समय समय पर। और आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक हैं, क्षेत्र के महापौर हैं, सारे हमारे अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, डीआईजी और नगर आयुक्त, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, बाकी बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग। और अब पूरा आज 14 कोसी पे हम कहीं वाहन के द्वारा और कहीं पैदल चल के देख रहे हैं। लास्ट में जो लास्ट टच दिया जाना है, जहाँ जहाँ कमियाँ पता लग रही हैं उसको भी हम ठीक करा रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी यात्री आएँ, इस परंपरागत रूप से जो भी इस 14 कोसी और उसके कुछ दिन बाद पंचकोसी जो परिक्रमा करते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।